कैरी फॉरवर्ड्स। ओके सर, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, बट उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मेरे बारे में जानते भी होंगे शायद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे। तो सेशन हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से। और मेरे बारे में आपको पता ही है, मेरा नाम है विश्वविवेक शर्मा और मैं आपकी केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ। अभी तक मैं अवंती में पढ़ा रहा था। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी जगह पढ़ाया, ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी काम किया है। तो आज आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ और आपका सेशन जो है वो यहाँ से मैं कंटिन्यू कराऊंगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके, एंड वन थिंग इज कि सारे पार्टिसिपेंट्स को ओके ओके, अब सही है सबका? चलो तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। आज हम एक क्वेश्चन से, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक सवाल आपके सामने आ रहा होगा। सबको दिखाई दे रहा है ये वाला सवाल? सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये बहुत ही आसान सवाल है। अभी तक जो आपने रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक का आपने जो डेरिवेशन करा है, अभी उस पर भी हम एक आध न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले एक सवाल जो हमारे पास है, किसका? आपका रेट जो आपको निकालना सीखा होगा आपने, उसी के लिए एक बहुत बढ़िया सा सवाल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा जेई और नीट लेवल, मेन लेवल के उस पे है, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आपको सबको पता है कि अमोनिया की फॉर्मेशन जो होनी है वो हेवर प्रोसेस से होनी है। इज इट क्लियर? सबको पता है ना ये वाली बात? और हेवर प्रोसेस में आपका जो हम गैस यूज करेंगे, वो गैस होती है आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये दो गैस हम यूज करते हैं। वो कह रहा है कि अगर इसमें नाइट्रोजन का जो कंजम्पशन रेट है, यानी जो नाइट्रोजन खत्म हो रहा है उसका रेट है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यानी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कैसे हम निकालेंगे, काउंट करेंगे। क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा होगा उस रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन पढ़ा होगा। तो उसमें से आपको एक छोटा सा सवाल ये है, इसको आपको सॉल्व करना है। हाँ करिए, एक बार ट्राई करिए, उसके बाद हम इसको आगे डिस्कशन में लेके जाएंगे। ठीक है? देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, काफी आसान। और जिसका हो जाए वो हैंड रेज कर सकता है। विल ट्राई कि हम उसको अनम्यूट करके उससे आंसर पूछ पाए। रेट आया है आपका कितना? 0.75 इंटू 10⁻³ रुचिका का आया है आंसर। और किसी का कोई आंसर है? किसी और का भी कोई आंसर आया हो तो प्लीज लेट मी नो, आप मेरे को बता सकते हैं। किसी और का आंसर नहीं आया अभी तक? प्लीज आप ट्राई करिए, ट्राई करिए। देखिएगा कि कभी भी आपको ओवरऑल रेट निकालना हो रिएक्शन का, तो आपको क्या जरूरत होती है? सबसे पहले क्या जरूरत है आपको?
एक केमिकल रिएक्शन की जरूरत होगी। इज इट क्लियर? गलत तो नहीं कह रहा मैं? एक आपको केमिकल रिएक्शन चाहिए होगी अगर आपको ओवरऑल रेट निकालना है। तो मैंने एक केमिकल रिएक्शन इसके लिए लिखी। सपोज मैं ये रिएक्शन लिख देता हूं, मुझे तो हेवर प्रोसेस की रिएक्शन यही वाली याद है, 3H2 और उसमें से आपसे कह रहे हैं 2NH3 बन रहा है आपसे, ये वाली रिएक्शन मुझे याद है, तो मैंने यही रिएक्शन लिखी। अब इस रिएक्शन से अगर मेरे को ओवरऑल रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट का फॉर्मूला, क्योंकि आपको गिवन क्या है, कंजम्पशन रेट ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन कितना तेजी से खत्म हो रहा है, ये आपको गिवन है। और हमें निकालना क्या है कि ओवरऑल रेट कितना होगा रिएक्शन का। तो इस रेट का जो रिलेशन होगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के कंजम्पशन से, वो क्या होगा? सिमिलर होगा जैसे इस रिएक्शन से निकालेंगे। तो ये आएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय dt, यही होगा। इज इट क्लियर? और ये कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻3, यही दिया हुआ है। तो यहां से तो रेट की वैल्यू जो आई वो आ गई मोलर पर सेकेंड 1.5 इंटू 10⁻⁻3। क्या ये आंसर सही है या गलत है आपके हिसाब से? या इसके मल्टीपल आंसर आपके हो सकते हैं? क्या लगता है, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं या एक ही आंसर होगा? राइट है, ओके। और किसी का कोई इसमें सजेशन? एक और आंसर राइट है, राइट है, ओके। देखिएगा कि आपको यहाँ पे बेसिकली क्या गिवन है, एक रिएक्शन गिवन नहीं है। तो मैं चाहूं तो इस रिएक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर आप लोग चाहें इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मोल अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है, हाफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2 गिव्स NH3। क्या ऐसी भी रिएक्शन तो लिखी जा सकती है? क्या इस तरीके की रिएक्शन हम लिख सकते हैं? क्या इस रिएक्शन से भी रेट उतना ही आएगा जितना आपने पहले वाली रिएक्शन से निकाला है? देखिएगा ट्राई करके, क्या उतना ही रेट आपको मिल रहा है जितना फर्स्ट रिएक्शन से आपने निकाला था? चेंज मिल जाएगा रेट। तो अब रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? N2 यानी आपका 2 से, ये जो हाफ है इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 इंटू माइनस डी N2 अपॉन dt, यही बनेगा। अब इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻⁻3। क्या रेट सेम है? रेट सेम नहीं है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर मैं रेट कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मेरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेट्स मिल सकते हैं। रीजन क्या है कि हमको एक रिएक्शन गिवन नहीं है जो हमारी रेफरेंस रिएक्शन बनेगी। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जब भी किसी भी रिएक्शन के लिए आप रेट फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दे रखी हो, अदरवाइज आप उसका रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया कि रेट के ऊपर जो सबसे ज्यादा हमारा कंफ्यूजन है वो यही है कि क्या मैं बिना रिएक्शन के रेट फाइंड आउट कर सकता हूं? बट ये पॉसिबल नहीं है। जब तक रिएक्शन आपको नहीं दी होगी हम रेट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन का रेट निकलेगा, आपको सपोज करो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में से पूछता है कि आपका कौन सा ऑप्शन गलत है रेट का, विच वन इज रॉन्ग। तब आपको यहां से देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा राइट है। तो यहां से हम क्या मिलेंगे? मल्टीपल आंसर्स हमको यहां पे मिलेंगे, है ना। यहां पे क्या मिलेंगे? मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे। एक आंसर इसका करेक्ट नहीं होगा, एक ही आंसर करेक्ट नहीं होगा, इसके मल्टीपल आंसर करेक्ट होंगे। इज इट क्लियर? डन। चले अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे एक एक चीज और ऐड कर देता हूं, इसी क्वेश्चन में आपसे मैं कहूं कि क्या इसमें हम वो निकाल सकते हैं रेट ऑफ हाइड्रोजन की, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यहां पे हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3। क्या निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन से? इसी क्वेश्चन से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? करके बताइए, जल्दी से आंसर बताइए।
बताओ आंसर। हाँ, यही ट्राई करना है, यही देखना है कि इसके मल्टीपल आंसर होंगे कि सिंगल आंसर आएगा इसका। आपके पास दो रिएक्शन लिखी हुई हैं, इन दोनों रिएक्शन से आप नाइट्रोजन के कंजम्पशन में और अमोनिया के फॉर्मेशन में रिलेशन निकालिए। क्या सेम रिलेशन मिल रहा है आपको? देखो, अगर सेम रिलेशन मिल रहा है तो आपको एक यहां से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट का, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसका रेट निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। हाँ, तो देखें आप यहां पे फर्स्ट रिएक्शन से अगर मैं रिलेशन निकालूं dN2 अपॉन dt, ये किसके इक्वल होगा? अमोनिया के फॉर्मेशन में कितना इक्वल होगा? 1/2 ऑफ डी अमोनिया अपॉन dt, इसी के इक्वल होगा। और इस रिएक्शन से भी अगर मैं निकालूं तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा? dN2 अपॉन dt 2 टाइम्स इज इक्वल टू dNS3 अपॉन dt। ठीक है, तो यहां से दोनों जगह से आपका जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और सेम रिलेशन आ रहा है तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए हमें रिएक्शन नहीं चाहिए, बट ओवरऑल रिएक्शन रेट के लिए हमें रिएक्शन चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? श्योर? चलो आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते। एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपका जो और भी है कॉन्सेप्ट वो और क्लियर हो जाएंगे रेट से लेके। फिर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे किसके ऊपर, किसकी तरफ बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे अपने नए सेगमेंट की तरफ, नया काम की तरफ, जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, चलिए आइए एक और सवाल आपके पास है। क्वेश्चन देखें, आपको एक रिएक्शन दे रखी है 2A, ये गैसियस है, और इससे हमारा क्या बन रहा है? 3B, ये भी आपका क्या है? गैसियस है। और टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर आपको क्या गिवन है? 27 डिग्री सेल्सियस। अब वो ये कह रहा है कि फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन pressure of A changes from 2 atm to 1.5 atm in 10 सेकेंड। ठीक है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? बहुत ही बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको कैलकुलेट करना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन दो अलग अलग यूनिट्स में कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली यूनिट जो कैलकुलेट करनी है वो है आपका एटीएम पर सेकेंड, और दूसरी यूनिट जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस पे क्या कर पाएंगे आप? इसको आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है एटीएम पर सेकेंड में, और दूसरी आपको मोल पर लीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करनी है। और सेकेंड जो आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है वो है आपका प्रेशर ऑफ बी in the same time interval, same time interval। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो मैंने फ्रेम किया ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा। आपको क्या दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है 2A से 3B हम मूव कर रहे हैं। ये रिएक्शन जो परफॉर्म हो रही है 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें आपसे कह रहा है कि कोई भी आपका जो प्रेशर का चेंज है ए का, वो आपका इनिशियली 2 atm था और 10 सेकंड बाद हमारा 1.5 atm हो गया। अब हमें रेट फाइंड आउट करना है रिएक्शन का दो अलग अलग यूनिट में, एक आपको एटीएम पर सेकंड में, एक आपको मोल पर लीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। ठीक है, और सेकंड जो हमसे पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि प्रेशर V का कितना होगा इसी टाइम इंटरवल में। इसी टाइम इंटरवल का मतलब है 10 सेकंड के अंदर कितना V का प्रेशर होगा 10 सेकंड के बाद। क्वेश्चन क्लियर सबको? आप लोग
पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप लोग लिख सकते हो कि हाँ सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी बात आप बता सकते हो। ओके, सुरभि का आंसर आया है। ओके, गुड। ओके, बहुत बढ़िया। 1/40 एटीएम पर सेकेंड, गुड, ग्रेट। हाँ, फ्रैक्शन में बताओ आप, फ्रैक्शन में ही बता दो, वो ज्यादा बेहतर है। पॉइंट्स में क्या होता है कि कई बार डिवीजन नहीं हो पाता तो इजी नहीं होता, तो आप पॉइंट्स में मत बताओ, फ्रैक्शन में ही बता दो, मैं समझ लूंगा। चलिए, दो आंसर आए हैं अभी तक, एक शालू का आया है और सुरभि का, प्रत्युष का भी आंसर आया है, गुड, फर्स्ट ऑप्शन का। और देखते हैं और किसका आंसर आएगा अभी। आई थिंक ये ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है। गुड, प्रगति का भी आंसर आया, रुचिका का भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। और जो बाकी लोग हैं जो इस सेशन में हैं, करीब 35-36 बच्चे हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई खर्चा नहीं है, जो आपने करना था खर्चा वो आप कर चुके हैं, बस आपको मेहनत करनी है, कलम चलाना है कॉन्सेप्ट बेस पे, है ना। देखें आप यहाँ पे, चलो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूं। फर्स्ट पार्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। आपकी एक रिएक्शन दे रखी है 2A से 3B, 2A से 3B आपको एक रिएक्शन दे रखी, गैसियस फेज रिएक्शन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। अब जब भी आपने इक्विलिब्रियम वाला थोड़ा पार्ट तो पढ़ा ही हुआ है, तो T इज इक्वल टू 0 पे मुझे पता है कि भाई इसका 2 atm प्रेशर है, और B तो अभी फॉर्म हुआ ही नहीं होगा क्योंकि इनिशियल स्टेज है, आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। और जब हम T इज इक्वल टू T की बात, T इज इक्वल टू 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आपका A जो है वो कितना रह जाता है, 1.5 रह जाता है, और इसका मैं मान लेता हूं प्रेशर आ जाता है P। ये कोई भी प्रेशर हो सकता है, P की कोई भी वैल्यू हो सकती है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर आ गया P। अब क्या मैं रेट ऑफ डिसोसिएशन या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए निकाल सकता हूं क्या मैं? तो आर ए अगर निकालने जाऊंगा तो ये आ जाएगा चेंज इन प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम, यही होगा। तो यहां पे आपका बनेगा, चेंज इन प्रेशर निकालोगे तो 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 10, डेट इज इक्वल टू 1/20 एटीएम पर सेकेंड। बट ये किसका आया है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए आया है। हमसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन बताइए एटीएम पर सेकेंड में, तो कोई बात नहीं, हमने कह दिया जी रेट ऑफ रिएक्शन भी देख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन यहां से क्या बनेगा आपका, 1/2 ऑफ रेट ऑफ ए, यही बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 इंटू 1/20, डेट इज इक्वल टू 1/40 एटीएम पर सेकेंड। ये सबका आंसर आया होगा, सबका ये वाला आंसर आ गया होगा। अब इसको मेरे को चाहिए मोल पर लीटर में, तो कितने लोगों ने मोल पर लीटर वाला निकाला? मोल पर लीटर का क्या आंसर आया किसी का? अभी तक तो मेरे पे किसी ने अपना आंसर भेजा नहीं है मोल पर लीटर का, जल्दी से भेजिए, बताइए मोल पर लीटर कैसे सॉल्व करेंगे। मोल पर लीटर, सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता है? सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। डिवाइड कर देंगे आरटी से तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, एटीएम का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, मोल पर लीटर में। ये तो सबको पता है ना, एटीएम का कन्वर्जन अगर मेरे को मोल पर लीटर में करना है तो मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आरटी से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कैसे, हमें सबको पता है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, ये आपको आ जाएगी समझ में।
हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू एन बाई बी आर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू एन बाई वी, क्या होता है कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन आर टी, ये बन गया। बट मुझे चाहिए क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय आर टी, यही बनेगा। तो चेंज इन प्रेशर तो आपको पता है ना, चेंज इन प्रेशर कितना है 1/40, चेंज इन प्रेशर कितना है 1/40, और इसी को किस में कन्वर्ट करना है, मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन की टर्म में। तो आरटी से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आ जाओ आरटी से डिवाइड कर दो, फटाफट से मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से। तो हमारे पास देखो क्या होगा, रेट निकालना है किसमें, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, देखो 1/40 और इसको डिवाइड कर दिया 1/RT से। अब R की वैल्यू कैसे बताओगे, R की वैल्यू होती है एटीएम लीटर के लिए कितनी, 0.0821, सबको पता है। बट 0.0821 की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, 1/12 यूज कर सकते हो। R की वैल्यू कितनी यूज करोगे, 1/12 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। यार ये कैसे लिखा जाए, पर मोल केल्विन, ये होती है। ये किसकी वैल्यू है, आपकी आर की। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, टेम्परेचर आपको पता है 300 केल्विन है। इज इट क्लियर, लगा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 1/40 इंटू 1/12 इंटू 300। सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा, तो सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि भाई रेट हमारा मोल पर लीटर पर सेकंड में कैसे निकल के आया। किसी को भी किसी भी तरीके का डाउट हो इस वाले कॉन्सेप्ट में तो बता दीजिएगा, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि सर बताएंगे नहीं, सर बताएंगे, बट अगर आप पूछेंगे तब। 10⁻⁻4 आ रहा है, बट मेरा तो -3 आ रहा है। देखो एक बार चेक करके, चलो ठीक है, हो गया डन, क्लियर। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट जो था उसको आप डिस्कस करिए। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है भाई, सेकंड पार्ट निकाल दिया, प्रेशर ऑफ बी इन द सेम टाइम इंटरवल, प्रेशर ऑफ बी इन द सेम टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे इसको। तो आपको आर ए और आर बी के बीच में रिलेशन तो पता होगा ना, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा ये आपको पता होगा, तो इसका रिलेशन निकालो। सेकंड रिलेशन कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ आर बी, ये तो रिएक्शन से ही हमें मिलेगा। और आर बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आर ए के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अभी मैंने निकाला था आर ए कितना था, 1/20, 1/20, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका आर बी निकालना है तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1/20, डेट इज इक्वल टू 3/40 एटीएम पर सेकेंड। बट यहां से आपका आंसर नहीं आया अभी, ये तो रेट आया है बी का, और आपसे कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि 10 सेकंड बाद प्रेशर कितना होगा, 10 सेकंड बाद प्रेशर कितना होगा। तो आपका 10 सेकंड बाद प्रेशर कैसे निकालोगे, इसको जो भी रेट आ रहा है तो हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन टाइम, यही होता है। अगर मैं प्रेशर निकालूं 10 सेकंड बाद तो कितना हो जाएगा, रेट अपॉन टाइम, तो रेट कितना है 3/40, सॉरी रेट अपॉन टाइम नहीं, रेट इनटू टाइम होगा, माय मिस्टेक, रेट इनटू टाइम। तो रेट हमारे पास क्या है 3/40 और इंटू टाइम इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 एटीएम हमारा प्रेशर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर।
सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई कुछ कहना है, किसी को कुछ भी कहना हो? ओके चलो, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ नहीं कहना है, डेट्स ग्रेट। इसका मतलब यह है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, सबको समझ में आ रहा है। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे मैं आपको ये जो रेट के क्वेश्चंस थे वो मैं कवर करा दिए हैं। आप किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है। डन। चलो, अब हम आते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक पे। कितने लोगों ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक पढ़ ली है? कितने लोगों ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक पढ़ ली? सबने पढ़ी है जीरो ऑर्डर काइनेटिक? जीरो ऑर्डर काइनेटिक में आपने क्या क्या पढ़ लिया है? जैसे आपने वो पढ़ लिया होगा इंटीग्रेशन मेथड से कैसे हम उसका क्या बोलते हैं एक्सप्रेशंस निकालते हैं, ये सारे पढ़ लिया। हाफ लाइफ भी पढ़ लिया है जीरो ऑर्डर काइनेटिक का। ओके, और किसी रिएक्शन का ऑर्डर आपको निकालना आ गया कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे ये आता है, इंटीग्रेशन मेथड वाला पढ़ लिया है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, फिर आप मेरे को बता दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का आपका हुआ है या नहीं हुआ है। लिखिए, फॉर द रिएक्शन A प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट। ये कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, इसके अंदर तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is half। सेकेंड आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B is -3/2। एंड थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to C। ये वैल्यू आपको दे रखी है 3। आपसे कह रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये क्या होगा जल्दी से बताइए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये सवाल किया होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक आंसर आया है, केवल अभी तक एक ही आंसर आया है मेरे पे, बाकी के आंसर अभी तक नहीं आए। नहीं, 3 आंसर आए हैं, बट 2 सही है, एक गलत है। ओके चलो, बहुत सारे बच्चों को शायद पता होगा और बहुत सारे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं केमिस्ट्री में, जिन्हें समझ में आ रहा है, जिन्होंने पिछली क्लास जो सर ने पढ़ाई थी वो अगर ठीक से करी होगी तो सबने पढ़ा होगा। किसी भी रिएक्शन के लिए जो ओवरऑल ऑर्डर होता है वो आपका क्या होता है? इंडिविजुअल ऑर्डर ले लीजिए। ए का इंडिविजुअल ऑर्डर क्या है, उसकी पावर बनेगी कितना? हाफ। बी का इंडिविजुअल ऑर्डर क्या है, इसकी पावर बनेगी -3/2। और सी का इंडिविजुअल ऑर्डर क्या है आपका 3। ये पावर बनती है इस तरीके से। सबको पता होगा ये वाली बात कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं आपका। सॉरी, अगर मेरे को रेट लिखना है तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ए की पावर ऑर्डर, बी की पावर ऑर्डर, सी की पावर ऑर्डर। ये आपने सबने करा होगा। कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वही आपका क्या होता है? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर होता है।
ये आपका थ्योरेटिकली काउंट नहीं होता, ये हम कैसे निकालते हैं, आपका प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हम इसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं। ये आपको सबको बताया होगा कि ऑर्डर एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली डेटा पे बेस्ड होती है, ठीक है, थ्योरेटिकली आप नहीं निकाल सकते। तो रेट का में ये एक्सप्रेशन दे रखा है। तो अगर मेरे को ओवरऑल ऑर्डर चाहिए, ओवरऑल ऑर्डर, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी कंपोनेंट दिए हुए हैं उन सब की जितनी भी पावर है उन सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। उन सब की पावर को अगर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिलेगा। तो ये आ जाएगा आपका हाफ माइनस 3/2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 2। तो ये कितने ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया? गुड, मतलब इस टाइप की आपको रिएक्शंस करा चुके हैं, इस टाइप के आपको सर क्वेश्चंस करा चुके हैं, आप लोगों को पता है। तो मैं इसको नहीं करा रहा, मैं सीधे सीधे जीरो ऑर्डर काइनेटिक को अप्रोच करता हूं, उसी को मैं कराता हूं, ठीक है। तो लिखिए नया टॉपिक आपका जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, और इस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जो समझना है वो क्या समझना है, आप इसके एक्सप्रेशन सब जानते होंगे। तो एक्सप्रेशन जानते टाइम पे अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी टाइम इंटरवल टी पे जो कंसंट्रेशन होगी 80, मान लेते किसी भी टाइम इंटरवल टी पे जो कंसंट्रेशन है 80, इसका फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, ए नॉट माइनस के टी। ये फॉर्मूला आपको सबको पता है। किसी भी टाइम इंटरवल टी पे जो आपकी कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, ए नॉट माइनस के टी। ये भी इक्वेशन आपको सबको पता है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसी कंसंट्रेशन टर्म को प्रेशर के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रेशर एट एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर माइनस के टी। ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, तो इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पे एक और बात आपसे पूछ सकता है भाई कि जो अमाउंट आपका डिसोशिएट हो रहा है, मान लेते हैं मैंने किसी भी एक रिएक्शन में एक्स अमाउंट को डिसोशिएट किया था, किसी भी एक रिएक्शन में एक्स अमाउंट को डिसोशिएट किया, A2 प्रोडक्ट में आपका मैंने क्या डिसोशिएट किया था, A नॉट माइनस एक्स। ये जो एक्स की वैल्यू होगी ये क्या होगी, तो इस एक्स का फॉर्मूला आपने सबने इंटीग्रेशन मेथड से निकाला होगा, एक्स इज इक्वल टू के टी। ये सबने निकाला होगा, निकाला था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया। अच्छा, लाइफ टाइम का भी फॉर्मूला सबने लिखा होगा, मैं सारे फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ दोबारा से, फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर और ग्राफ भी बनवाऊंगा आपको, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। अच्छा, एक और देखिए, लाइफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आपको निकालना है टी हाफ। टी हाफ का मतलब क्या होता है, टी हाफ का मतलब होता है कि जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका आपका क्या हो गया, हाफ हो गया, ए नॉट बाई 2 हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर मैं आधा कर दूं, जिस टाइम इंटरवल पे वो आधा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। इज इट क्लियर? 50% डिसोसिएशन या 50% कंप्लीशन, इस तरीके से। तो अगर मेरे को हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन चाहिए तो हाफ लाइफ का आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, टी हाफ इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ए नॉट बाई 2k। आपने ये फॉर्मूला निकाला होगा, सब ने निकाला होगा ये, ए नॉट बाई 2k। और यहां से एक चीज और क्लियरली समझ में आती है कि फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। यहां पे लिख लेना, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक ही है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि कौन सा ग्राफ आपका करेक्ट होगा जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ में। तो आपको अगर ये रिलेशन पता है तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक के लिए यही है।
अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना प्रत्युष, वो बेटा उसमें आएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में आएगा Ln2 वाला। उसकी परेशानी वहां पे Ln वहां पे आता है, यहाँ पे Ln नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी के अंदर एक और देखो, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, यानी रिएक्शन कंप्लीट करनी है, रिएक्शन मुझे क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आपका जो टाइम लग रहा है वो मैंने ले लिया है भैया TLT, टी लाइफ टाइम। और जो AT होगा, AT आपका क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। ऐसा मैं मान लूं, A0 के बराबर हो जाएगी, जो मतलब फाइनली डिसोशिएट हो जाएगा। जितना आपने इनिशियली लिया था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। जितना आपने स्टार्टिंग में लिया था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। तो अगर मैं TLT की बात करूं, टी लाइफ टाइम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A0/K, A0/K, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब इसमें आपको एक चीज और समझनी है कि अगर मैं TLT और T हाफ लाइफ की बात करूं तो क्या होगा, T लाइफ टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ। क्या मैंने कोई फॉर्मूला गलत लिखा है, सबको समझ में आ रहा है ये सारे फॉर्मूले, ऑल दीज फॉर्मूलाज आर अंडरस्टूड बाय यू, सबको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। एक आपने 11th में एक टर्म पढ़ी होगी, उसका नाम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या सबने पढ़ी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। क्या आप इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, निकालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आप फैक्ट मतलब वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, आपसे ये पूछ रहे हैं। अगर निकाल पाओगे तो क्या होगा, और नहीं निकाल पा रहे हो तो क्यों नहीं निकाल पा रहे हो। हाफ लाइफ के लिए 50% एंड उसके लिए 100%। मैं ये नहीं कह रहा कि किसके लिए कितना परसेंट, मैं कह रहा हूं कि एक जनरल एक्सप्रेशन अगर मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ A0 एंड K, किसका, अल्फा का, तो कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ A0 एंड K, कैसे निकालोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए, आप किसी भी रिएक्शन में आप ये सब जानते होगे कि मान लो कि एक रिएक्शन है A2, प्रोडक्ट आपका बना, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी होगी A0, ये सबको पता है, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, A0 माइनस एक्स, और यहां पे आपको क्या बन गया होगा, एक्स आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू कहता है मोल्स डिसोशिएट डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, है ना, यही तो कहता है मोल्स डिसोशिएटेड बाय इनिशियल मोल्स। अगर मैं मान लूं भाई एक्स मोल डिसोशिएट हो रहे हैं तो ऊपर तो आपका आ जाएगा एक्स, और इनिशियल मोल कितने हैं हमारे पास A0, कंसंट्रेशन जो भी है, जितना कंसंट्रेशन कम हुआ डिवाइडेड बाय जितना कंसंट्रेशन था हमारे पास। आई होप दिस इज क्लियर, सबको क्लियर है, x अपॉन A0। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूछा था, जब जीरो ऑर्डर काइनेटिक हम स्टार्ट कर रहे थे, तब मैंने आपसे पूछा था कि x की क्या वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू आपने क्या बताई थी मुझे, x इज इक्वल टू KT। तो हम यहां पे लिख सकते हैं KT अपॉन A0, KT अपॉन A0, ये लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 हो गई। और इस इक्वेशन में देखो बहुत प्यारा सवाल है, नीट में आया था पिछले साल, पिछले साल आया था ये सवाल कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक के लिए अल्फा की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करती है। तो आपको याद रखना है कि अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के।
अल्फा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब मैं दो चार ग्राफ से आपको रूबरू करा देता हूं, ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, जैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक के ग्राफ एक दो तो करा दिया होगा सर ने, ग्राफ जरूर कराए होंगे। यहाँ पे मैं करा रहा हूं कंसंट्रेशन, और यहाँ पे है आपका रेट, ये वाला ग्राफ बनाना है। दूसरा ग्राफ आपको बनाना है टाइम एंड रेट, हाँ ग्राफ से, और तीसरा ग्राफ आप बनाएंगे टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो तीन ग्राफ आपको बनाने, मेरे से सीधी लाइन नहीं खींची, तो इसमें परेशान मत हो ना, आप सीधी खींचना स्केल से। ठीक है, कहीं आप सोचो कि सर की तरह हम भी खींचेंगे ऐसी तिरछी लाइन, ये मत करना है ना। ओके, समझ आ रहा है सबको? फर्स्ट का थीटा 45 होगा, नहीं गलत है। पहले का अगर हम निकालें तो देखो, रेट और कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर काइनेटिक का अगर आपने लिखा होगा एक्सप्रेशन, तो R इज इक्वल टू क्या था, A की पावर 0, यही लिखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आपको क्या आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। अच्छा, सेकंड आपसे कह रहे हैं टाइम और रेट, तो यहाँ पे रेट पे क्या होगा, जब भाई कंसंट्रेशन ही आपका 0 है तो टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा रेट, रेट टाइम से भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये लो। अच्छा, थर्ड आप देखो, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब रेट नहीं कैलकुलेट कर रहा मैं, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब आपका टाइम 0 होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, A0, और जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0। हाँ है ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे डिक्रीज करेगा। और इस इक्वेशन का नाम अगर आपसे मैं लिखवाऊं तो ये ग्राफ होगा AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ये ग्राफ होगा। ओके, और यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि अगर आपसे ये वाला टाइम पूछेगा तो ये वाला टाइम हो जाएगा A0 बाई K, ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, A0 बाई K। इज इट क्लियर? हाँ या ना, समझ में आ गया? ओके, तीन ग्राफ और बना देते हैं फटाफट से, आपको वो भी समझ में आ जाएंगे जल्दी जल्दी से। आप लोगों को मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, समझ आ रहा है ये वाला लेक्चर? ओके, गुड। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सेकंड हम देखते हैं, यहां पे हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन, और ये आपका गया T12। थर्ड अगर हम देखें, टाइम एंड अल्फा। ये तीन जो मैं 6 ग्राफ बनवा रहा हूं ना, ये इसलिए मैं बनवा रहा हूं क्योंकि या तो बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबली आ जाता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राफ ड्रॉ करिए इनके जीरो ऑर्डर काइनेटिक के इसके बीच में, या फिर आपका क्या आ जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि विच वन इज नॉट डिफाइंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक, कौन सा ग्राफ आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक डिफाइन नहीं कर रहा है। तो आपको रिलेटिवली सारे ग्राफ पता होने चाहिए हर ऑर्डर काइनेटिक के। हमें बेसिकली तीन ही ऑर्डर काइनेटिक पढ़नी है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, और उसी के बीच में फर्स्ट और सेकंड के बीच में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, बस इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, उम्मीद कर लूं कि आप ये वाली जो नोट्स है अपने कॉपी में प्रॉपरली बनाते रहेंगे। ओके, चलिए आइए इसमें सॉल्व करें। पहला आपसे कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम। तो अभी हमें पता है भाई टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपका 0 से स्टार्ट होगा और इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से।
और यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी बनेगी x इज इक्वल टू वो क्या बनेगी, KT बनेगी, क्योंकि ये x ही कंसंट्रेशन है जो किसकी है, प्रोडक्ट की है। A में से x निकला तभी आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि टी हाफ कंसंट्रेशन के कैसा होता है, ए नॉट बाई 2K, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका रिलेशन हमें पता है, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट बाई 2K। ओके, अल्फा और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, अल्फा और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, तो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा था, अल्फा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, तो ये भी आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की होगी कितनी, 1। इससे ज्यादा अल्फा नहीं हो सकता, अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। और इस टाइम पे, इस पे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, ये जो ग्राफ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा इज इक्वल टू KT अपॉन ए नॉट। ओके, तो अगर मैं कहूं कि अल्फा की वैल्यू 1 है, तो यहां पे टाइम कितना आ गया, ए नॉट बाई के। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अगर किसी को समझ ना आया हो तो बता दीजिएगा कि सर समझ नहीं आया, इस ग्राफ में कैसे क्या कर दिया आपने, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, देखो ये न सोचो। चलो आइए, इसके मैं आपको दे देता हूं एक आध क्वेश्चन, और जिससे आप सॉल्व कर लेंगे। ग्राफ आपने सबने बना दिया, कोई है जिसने ग्राफ ना बनाया हो अभी तक, हाँ अरे क्या बात है, चलो चलो आगे से करेंगे हम ये सारी चीजें। फेमिलियर हो जाओगे तो फिर बहुत मजा आएगा, फेमिलियर नहीं होगे तो नहीं हो पाएगा ना। आइए देखते हैं, सवाल देखते हैं यहाँ पे, बहुत जीरो ऑर्डर काइनेटिक का ये देखिएगा। अ पर्टिकुलर रिएक्शन gets completed 20% in 20 minutes and 40% in 40 minutes. Is it clear? सवाल समझ में आ रहा है? वो ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, अभी हमें ऑर्डर नहीं दिया है इस रिएक्शन का, और इसमें कह रहा है कि भाई 20% रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है वो 20 मिनट में हो रही है, और 40% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में। आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड rate constant of the reaction। इज इट क्लियर भाई, क्या क्या कह दिया इसने, इतना बड़ा सवाल कह दिया आपको, क्या आपसे इतना खतरनाक सवाल हो पाएगा? चलिए फटाफट से आप आंसर बताइए, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से, हाँ जी बिल्कुल होगा। अच्छा, मेरे को लगता है मेरी क्लास में 5-6 बच्चे पढ़ते हैं, जैसे अनिकेत हो गया, प्रत्युष हो गया, शुभांगी हो गई, यही बच्चे पढ़ते हैं, बाकी बच्चे गायब हो जाते हैं क्या, कोई है भी? सब लोग यस 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 लिख के भेजो, कौन कौन है अभी सेशन में। रुचिका का आंसर आया, ओके। शिवानी, बहुत बढ़िया। अब पता चला कि हाँ इतने बच्चे हैं, मेरे को लगा खाली नंबर दिखा रहा है, ये जूम ऐप खराब वराब हो गई होगी, खाली नंबर दिखा देती है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बात हुई, क्या बात है। चलिए, हाँ अच्छा, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना, सबको लिखा हुआ समझ में आ रहा है बढ़िया से?
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ प्रत्युष ये उर्दू ही है। सही। चलो ओके। हाँ, इस सवाल को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आप देखो भाई, t इज इक्वल टू 20 मिनट, at की वैल्यू कितनी, 20% कंप्लीट हो गया तो at की वैल्यू कितनी बची, 80। t इज इक्वल टू 40 मिनट, at की वैल्यू कितनी बची, 60%, 40% हो गया, 60 बची। हाँ है ना। अब k निकालना है तो k कैसे निकलेगा, 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस के टी, के इंटू 20। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी 1। यहां पे रखिए 80 इज इक्वल टू 100 माइनस k इंटू कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 80 क्यों, यहाँ पे 60 होगा, 60 ये आपका आ गया 40, तो कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1। आ गया सबको, यही आ रहा है, k की वैल्यू सबकी 1 आ रही है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये कौन सी ऑर्डर काइनेटिक है, ये कौन सी ऑर्डर काइनेटिक है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक है, जहां पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चेंज होता है। ध्यान रखना इस बात पे, अगर आपका 10 मिनट में 10% चेंज होगा तो 5 मिनट में कितना चेंज हुआ होगा, इसमें 5 मिनट में आपका 5% चेंज होगा। हाँ है ना, इतना ही आपको याद रखना है कि अगर आपका 50 मिनट में 10% चेंज हो रहा है तो 25 मिनट में कितना चेंज करके आओगे आप जीरो ऑर्डर काइनेटिक में। अगर 50 मिनट में 10% चेंज है रिएक्शन के अंदर, 50 मिनट में 10% रिएक्शन हो रही है तो 25 मिनट में कितनी हुई होगी रिएक्शन, 5%। देखो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चन ना बोर्ड में आते हैं ना कहीं आते हैं, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक है। ये कैसी है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक है, देखते ही आपको मतलब कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली खर्चा करोगे अपने दिमाग का, है ना। पता चला ज्यादा खर्चा हो जाए तो भी तो दिक्कत हो जाती है। हाँ ये दिल बहलाने के लिए। अब मैं जो सवाल दूंगा वो दिल बहलाने के लिए नहीं है, देख। For the zero order kinetic, degree of dissociation is 20% and 60% in the time of 40 सेकेंड, क्या लिख दिया, टाइम ऑफ 1 मिनट एंड 3 मिनट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कैलकुलेट हाफ लाइफ एंड लाइफ टाइम of the reaction in hours। आपको बताना है भाई, हाफ लाइफ और लाइफ टाइम बतानी है आपको रिएक्शन की घंटे में। ध्यान से सुनना, घंटे में बतानी है आपको। इज इट क्लियर, कर पाओगे। चलो फटाफट से करो,
बहुत बढ़िया। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा हो, देर न हो। अच्छा, सवाल कर लो, सवाल प्रत्युष। वन बाय 2400 हाफ लाइफ टाइम ऑर्डर। ऑर्डर बेटा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक तो आपको गिवन है, हाफ लाइफ आपको बताना है, मिनट में आपको टाइम दे रखा है, तो कैसे निकालोगे? 1/24 एंड 1/12। ओके, ग्रेट। शालू, बहुत ज्यादा आ रहा है, कैसे इतना कम? इतना ये जो नीचे की वैल्यू आपने बढ़ा दी है 1200, ये बहुत ज्यादा, बहुत कम नहीं हो गया? इस हिसाब से तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी ये तो। देखो, थोड़ा सोचो, ये कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, केवल आपको डिजिट चेंज करके दे दी, फ्रैक्शन में ही आपको बताना है। फ्रैक्शन में बताओगे तो ज्यादा बेहतर है, मेरे लिए भी थोड़ा बढ़िया रहेगा। आपको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा 20% कितने मिनट में हो रहा है? 1 मिनट में। अल्फा आपका 60% कितने मिनट में हो रहा है? 3 मिनट में। क्या जरूरत है आपको अल्फा 60 देने की? कोई जरूरत थी ही नहीं, अल्फा 20% से ही हमारा काम चल जाता, क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक तो दिया ही हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अब मेरे को निकालना है अल्फा 50%, तभी तो आपका 50% कंप्लीट होगा। तो अल्फा 50% कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2.5 मिनट। अरे ठीक है, 2.5 मिनट लगेगा। ठीक है, 2.5 मिनट लगेगा। अब इसको आवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट करना है, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दो, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 60 यही होगा। आप इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 25/600। अब इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर लो, किसी से डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड करोगे, 5 पंजे 25, और इसका कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये हो गया। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1/24, यही बनेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, फुल लाइफ टाइम की, फुल लाइफ की, फुल टाइम या लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम आपका कितना हो जाएगा बेटा, 1/24 इंटू 1/24 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 1/12 आवर्स। बेटा अल्फा 50%, 2.5 मिनट कैसे? देखो, आपको 20% कंप्लीट करने में लग रहा है 1 मिनट, 1% कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 1/20 मिनट। 50% कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 50 इंटू 1/20, तो कितना आएगा, 2.5 मिनट। आया रजिया? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा इस क्वेश्चन में कि सर ये कैसे करा दिया? डन, चलो। सर समझे में नहीं आया बेटा, आपको क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो 20% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 1 मिनट में। ठीक है, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक है, तो 60% रिएक्शन भी हमको दे रखा है 3 मिनट में कंप्लीट हो रही है।
इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 10% रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट होगी? बेटा के निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, हमें तो केवल क्या चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए। 0 डिग्री हमें गिवन है, जब 0 डिग्री नहीं गिवन होता हमसे पूछा जाता कि ये बताओ कि कितने डिग्री की रिएक्शन है, तब हमें इससे आगे करना था। ठीक है, के तब निकालते हैं जब हमें डिग्री ना दी हो। ठीक है, यूनिटरी प्रोसेस, यूनिटरी मेथड, ओहो हो, एक एक नियम से करवाऊंगा मैं यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड ये कह रहा है कि किसी 20% रिएक्शन को कंप्लीट करने में 1 मिनट लग रहा है, उसी रिएक्शन का 1% कंप्लीट करने में लगेगा 1/20 मिनट। ठीक है, और अगर मेरे को 50% रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो हो जाएगा 1/20 इंटू 50%। अब क्लियर है सबको? जिसको डाउट था वो क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं, होमवर्क के लिए देता हूं, फिर हम थोड़ा, अच्छा पहले एक दो ट्राई और कर लेते हैं, क्या पता आपको समझ में आया नहीं आया, ये भी तो बड़ी समस्या है। देखें, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लाइफ टाइम is 1 ईयर नहीं यार, 1 आवर, एंड k is equal to x, calculate value of k if, क्या दिया हुआ है, if initial concentration is, कितनी ले लें, इनिशियल कंसंट्रेशन इज हमको दी हुई है 20 मोलर। इज इट क्लियर? चलो आप करो सॉल्व। जीरो ऑर्डर काइनेटिक दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन 20 मोलर दी हुई है, लाइफ टाइम आपको दिया हुआ है 1 आवर। कैसे करोगे इस सवाल को? बेटा यूनिट क्या है आपकी, यूनिट क्या निकाल रहे हो आप, मिनट सेकंड, किस में आप कन्वर्ट करके निकाल रहे हो, आप घंटे में ही निकालो इसकी यूनिट। ट्वेंटी मोलर पर आर, ये आ रहा है, ओके। और किसी को कोई आंसर आया? 1 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड में नहीं, मोल पर आर में निकाल लो के की वैल्यू, आपको बस निकालनी है के की वैल्यू, मोल पर आर में भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको लाइफ टाइम का तो फॉर्मूला पता है ना, अभी हमने जो डिस्कस किया था लाइफ टाइम का फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग चलना है भाई। लाइफ टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, टी लाइफ टाइम इज इक्वल टू क्या था, ए नॉट बाय के, सबको पता है। आपको टी लाइफ टाइम आपको दिया हुआ है कितना है, 1 आवर। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है 20, के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो के कितना हो जाएगा 1/20, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल, क्या हो जाएगी, मोल, सॉरी के की यूनिट क्या हो जाएगा, अरे यार उल्टा लिख दिया मैंने, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा।
20 मोलर पर आवर। इज इट क्लियर? हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया यार, तुम ऐसे ही बच्चे रहो मस्त एकदम बढ़िया से, सवाल आपको समझ में आते रहेंगे तो जीवन बनता रहेगा। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, फिर मैं आपसे डाउट पूछ लूंगा अगर किसी को कोई डाउट होगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पूरा डेरिवेशन के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है केमिकल काइनेटिक में, है ना। तो अभी मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, वो आप करिएगा। इसकी पीडीएफ किस किस को चाहिए? zero order kinetic. For the zero order kinetic, हाँ हाँ नाम आ रहे हैं, मैं सबको भेज दूंगा ग्रुप पे, मैं सौरभ सर को भेज दूंगा, वो आपको ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक T 30% and T 40% is A and B respectively. Calculate the value of A upon B, A upon B एंड, चलो A अपॉन बी ही आप कैलकुलेट करो बस, ठीक है। आपको 30% 40% दे रखा है, आपको A अपॉन बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक, ओके। चलिए मिलते हैं तब तक अगले। और किसी को कुछ पूछना है इस लेक्चर में, किसी को कोई डाउट हो हैंड रेज कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। ओके डन, इतना ही, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें। गुड, बहुत बढ़िया। कल से हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में हम अनिकेत, लो, हेलो हाँ जी, सर। हेलो, क्या हाल है? ठीक है सर। सर बोल रहे थे कि सर जो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया, हाँ हाँ, उसमें सर जो मतलब रिएक्शन होगा उसका स्टोइचियोमेट्रिक जो कांस्टेंट है उसी को सर पावर में रखेंगे? नहीं नहीं, अगर मेरे को ऑर्डर निकालना है तो कभी भी हम उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में नहीं रखते ऑर्डर के लिए। वो आपका जब हम केपी के सी इक्विलिब्रियम करते हैं तब करते हैं। ऑर्डर के लिए तो आपको एक्सपेरिमेंटली डेटा गिवन होगा, उसको ही हम रखेंगे। नहीं आया समझ? ओके सर, आ गया सर। हाँ, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम वहां पे वैल्यू नहीं देते ऑर्डर में, ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ शालू कुछ कहना चाह रही हैं, शालू, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। लास्ट क्वेश्चन में तो के का वैल्यू दिया हुआ है ना, के इक्वल टू 2। कहाँ पे? तो ये लास्ट क्वेश्चन किए हैं अभी। वो के की वैल्यू x है, वो 2 नहीं है एक्चुअली। वो एक्स है? हाँ जी x है वो, ओ ठीक ओके है। सर, मुझे 2 लग रहा था वो। हाँ नहीं कोई नहीं, वो हो सकता है लिखने में मेरे से मिस्टेक हो गई, वो 2 नहीं है x है एक्चुअली, ठीक है। हाँ ये यही सब भेजो प्रत्युष तुम। चलो और किसी को कुछ पूछना है? डन, क्लियर, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आप यूं ही मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें, और होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर करके लाएं अगली क्लास में, ठीक है। चलिए।
बाय बाय, टाटा। तभी डिस्कस करेंगे, अभी मैं आंसर ही नहीं बता रहा।